हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं। ये न्यूट्रिशंस का पार्ट है वसा। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इस वसा में क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग सिंपल सा बात करें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका वसा बहुत ज़्यादा हो गया, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आखिर ये वसा है क्या? आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर वसा की कमी से क्या होता है, कौन सा बीमारी हो सकता है, या फिर हम लोग को वसा क्या चीज़ से प्राप्त होता है, जो फैट्स है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखे हैं वसा फैट्स। क्या है? फैट्स। अगर वसा क्या है तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यौगिक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का पार्ट होता है, उसी प्रकार से वसा भी जो है वो किसका पार्ट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, यानी कंपाउंड है। और इसमें एक चीज है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है? कम होता है। और हम लोग देख सकते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है? ये अघुलनशील है, यानी फैट्स जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर यानी जल में अघुलनशील होता है या अघुलनशील है, लेकिन ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर हम लोग बात करें कि आखिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक विलायक, है ना। उसमें ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है, सच एज जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड पेट्रोलियम। तो हम लोग क्या क्या देखें? वसा क्या है तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यौगिक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होता है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी बोल सकते हैं कार्बनिक विलायक में ये क्या है, मतलब घुलनशील होता है। जैसे सच एज कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, बेंजीन होगा, पेट्रोलियम कुछ होते हैं, उनमें से क्या होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। अब इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक एक करके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम लोग देखते जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 ग्राम फैट्स जो होता है वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, यानी 1 ग्राम फैट्स कितना ऊर्जा देगा? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है जनरली 4.2 किलो पर कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वही चीज अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो 4.3 होता है किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्राप्त करता है हमारे शरीर को? जो न्यूट्रिशंस का पार्ट होता है उसमें, तो फैट्स जो होता है वो सबसे अधिक देता है। ये किसका हो गया? तो ये आपका हो गया प्रोटीन का, और ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देता है वो कौन देता है? आपका फैट हमारे शरीर को प्रदान करता है। सबसे अधिक ऊर्जा हमारे शरीर को वसा से मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स क्या है? तो फैट्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो आपका फैट होता है। एनर्जी बैंक भी फैट्स को कहा जाता है क्योंकि स्टोर रहता है। और कोई अगर व्यक्ति भूखा हो तो मान लो कि अगर उसे सहने की क्षमता ज़्यादा होता है, जैसे आप लोग देखे थे कि अन्ना हजारे साहब, मतलब जब लोकपाल के लेकर आंदोलन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था कि देखने को मिला कि वो 10-12 दिन तक उपवास रह गए थे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में फैट्स बहुत ज़्यादा था और वही फैट्स उस समय उन्हें एनर्जी प्रदान कर रहा था। तो बोल सकते हो कि फैट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी बैंक भी इसे कहते हैं, एनर्जी बैंक्स भी फैट्स को कहा जाता है। शरीर में वसा का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया में।
शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो शरीर में वसा का संश्लेषण, फैट्स का संश्लेषण जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एडल्ट व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। जो हम लोग हैं उनमें से अगर देखोगे कि हमारे एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन ऊर्जा का काम तो दो ही लोग करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट करता है और दूसरा वसा करता है। तो 20 to 30% जो फैट्स का जो है वो हमें ऊर्जा देता है। उसके बाद अगर देखें, फैट्स को जनरली ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग आगे देखते हैं और भी आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक ट्राइग्लिसराइड आया था, तो उससे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल इन सब का एस्टरीफिकेशन होता है। तो ये क्या चीज़ में चेंज हो जाता है? वसा में चेंज हो जाता है। यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब रिएक्शन करते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है वो एक प्रकार का अल्कोहल होता है, ROH होता है, और फैटी एसिड होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? एसिड होता है। यानी अगर हम लोग RC डबल बॉन्ड O और H है ना, अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ से क्या होता है कि ये वाला पार्ट निकल जाता है और यहाँ से ये वाला जुड़ जाता है। तो ये अगर आप देख रहे हो कि एक अल्कोहल का पार्ट जो है वो एसिड से रिएक्शन कर रहा है फैटी एसिड से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? ROC डबल बॉन्ड OR। इसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होते हैं वो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ईस्टर बनता है और यही एक प्रकार का क्या होता है? फैट्स भी होता है। और यहाँ से आपका क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो निकल गया। तो यहाँ पर ईस्टर क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताया RC डबल बॉन्ड OR का कोई कंपाउंड है, तो इसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि बताइए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जब रिएक्शन करेंगे तो प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एस्टरीफिकेशन। और जब ग्लिसरॉल, ये दूसरा क्वेश्चन है कि जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो फैट्स का निर्माण करता है या ईस्टर का निर्माण करता है। अब बोला गया कि जो फैट्स होता है उसे अगर हम लोग ले लेते हैं तो जो हमारा मतलब डाइजेशन प्रोसेस है या बोल सकते हो पाचन क्रिया है, उससे ये क्या देता है? तो ये फिर ग्लिसरॉल, फिर फैटी एसिड और ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। तो फैट्स को जब डाइजेशन किया जाता है तो ये ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ऊर्जा देता है। क्षार द्वारा फैट्स का इमल्सिफिकेशन किया जाता है, यानी इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण इसको बोला जाता है। तो पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए फैट्स का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षार के द्वारा किया जाता है। अब क्षार क्या है? तो हम लोग बोलते हैं जो NaOH होता है, जो KOH होता है, जिसको बेस कहते हैं, तो बेस के द्वारा क्या किया जाता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन किया जाता है। अब हम इसके बाद और कुछ नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि फैट्स का सोर्सेस क्या है या फिर कहाँ से हमें फैट्स प्राप्त होते हैं, तो जितने प्रकार के भी हम तेल खाते हैं उसमें से फैट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग सोर्सेस की बात करें तो फैट्स के सोर्सेस में यानी अंडे के यॉक में सर्वाधिक मात्रा में फैट्स पाया जाता है। उसके बाद जितने प्रकार के भी तेल होते हैं, यानी जो हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। मक्खन, घी एवं सभी प्रकार के ऑयल जो होते हैं उसमें से क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। सोयाबीन, ये सब में भी, पनीर हो गया, इन सब में भी मक्खन पाया जाता है। फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में भी क्या पाया जाता है? तो फैट्स सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर नेचुरली देखें तो अंडे के यॉक जो पिल्लापन होता है, अंडे को खोल को निकालने के बाद उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका फैट्स पाया जाता है। वर्क क्या है? तो अगर हम लोग देखें, ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बनाए रखता है। यानी क्या करता है? तो त्वचा के नीचे जो हम लोग का ये शरीर है, इसके नीचे जो है फैट्स जमा हो जाता है। जैसे मैं दिखाऊं तो यहाँ फैट्स जमा हो गया है और ये जो है हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है। तो बोल सकते हो कि अगर कोई पतला व्यक्ति है या फिर जिस
और एक बहुत हेल्दी व्यक्ति है, तो ज़्यादा ठंडा किसे लगेगा? ज़्यादा ठंडा पतले व्यक्ति को, क्योंकि ये जो फैट्स जो होता है वो हमारे शरीर के ताप को बनाए हुए रखता है। तो त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर का ताप को ये क्या करता है? बनाए हुए रखता है। फिर शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाता है। अब सिंपल है कि अगर फैट्स जमा है तो अगर कभी थोड़ा बहुत मूव करते हैं या फिर गिरता है तो वो क्या करता है? चोट से या फिर ज़्यादा चोट से वो क्या करता है? हमें बचा लेता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वसा की कमी से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कमी से इससे क्या दिक्कत होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें कि वसा के कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहले वसा अगर हमारे शरीर में कम हो तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो स्किन है वो सूखा सूखा रूखा हुआ प्रतीत होता है, तो ड्राई स्किन हो जाता है। कैसा होता है? स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है। दूसरा और क्या है? प्रोटीन जो होता है, वसा जो होता है प्रोटीन का भी निर्माण करने में हेल्पफुल होता है, तो प्रोटीन का निर्माण कम होता है। प्रोटीन का निर्माण कम होता है। ये किस कारण हुआ? तो हम लोग बोलते हैं कि जब वसा की कमी होती है, वसा की क्या होती है? कमी होती है। वही चीज अगर हम लोग देखें कि वसा की अगर अधिकता हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर व्यक्ति का ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उससे लड़ना फिर सोच सकते हो क्या होगा। साथ साथ है मोटापा आ जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फिर देखते हैं इसके साथ ही क्या होता है, तो हार्ट रोग भी होता है, यानी हृदय रोग से भी, हृदय रोग है ना, का भी ये कारण बनता है। तो ये जो था वो ज़्यादा होने से, और नीचे वाला जो था ये क्या है? अगर फैट्स ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं या फैट्स हमारे शरीर में बहुत अधिक होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मोटापेपन बढ़ता है, हृदय रोग हो सकता है। अगर वही चीज़ देखें वसा की अगर कमी है तो फिर क्या होता है कि हमारा शरीर का जो स्किन होता है ड्राई होता है, प्रोटीन का निर्माण कम होता है, जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड है वो कम होता है, मतलब बन पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।